टॉपिक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सो आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने एयर करंट सुना है, सो वी आल्सो स्टडीड अबाउट द वाटर करंट। तो एयर करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ एयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एयर करंट। अगर वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे कि रिवर फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो हम उसे बोलेंगे वाटर करंट, राइट। तो ये वाटर करंट हो गया एंड दिस इज एयर करंट। तो हमारे पास कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट बोल के जब आता है वर्ड, तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज रिलेटेड टू द चार्ज। चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये एक कन्वेंशन था कि पॉजिटिव चार्ज बोल के कुछ होता है, नेगेटिव चार्ज बोल के कुछ होता है, ठीक है। ये कुछ अफेक्ट दिखाएंगे जब दूसरा चार्ज इसके पास लेके आ जाए, ठीक है। उसे हम बोले इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बुलाएंगे? फ्लो ऑफ चार्जेस को हम बुलाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेसिकली? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। मैंने आपको एक वायर दिया, ठीक है। इफ़ यू कंसिडर वायर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू इट, जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगे तो हम उसे कहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कितने चार्जेस फ्लो होते हैं गिवन टाइम के अंदर, उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी को हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड के अंदर एक सेकेंड के अंदर कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? सो हम बता देंगे कि नहीं कितना करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट उस वक्त 1 एम्पियर होगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो हमें एक रास्ता चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाला है। तो उसी रास्ते का नाम है, उसी को हम कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता है जिससे करंट फ्लो होगा। सो दिस इलेक्ट्रिक सर्किट वी आर कॉलिंग इट एज, ओके, हम इसे इलेक्ट्रिक सर्किट बुलाते हैं जिससे करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। वायर हमारा एक कंपोनेंट हो गया, तो हमें बैटरी और अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जोड़कर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करते हैं। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो एक की बोल के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। हम की को इंसर्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगर हम की को इंसर्ट कर रहे हैं तो पाथ कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर हम की को रिमूव कर दें, ठीक है, तब पाथ डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दो टाइप के सर्किट्स हम जानते हैं, एक होता है स्विच ऑन कंडीशन और एक स्विच ऑफ कंडीशंस। तो ये दोनों को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो दो टाइप के सर्किट्स हमने डिस्कस किए हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? एक क्लोज्ड पाथ या कंटिन्यूस पाथ जहाँ पे करंट फ्लो होता है। और अभी एक हमने बताया कि, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑन मतलब जैसे कि हम बटन ऑन कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है और हमारे बल्ब्स ग्लो ऑफ होने लगते हैं, इसे हम बोलते हैं स्विच ऑन कंडीशंस। या की इज इंसर्टेड, अगर हम बोलते हैं कि नहीं, ठीक है, अगर स्विच ऑफ कंडीशन, इसका मतलब होता है की इज रिमूव्ड, सो विच विल मेक द पाथ डिसकंटिन्यूअस, मतलब रास्ता अंदर से ब्लॉक हो जाएगा दोनों के बीच में। अगर रास्ता कंटिन्यू नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं पाएंगे, इसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं हो पाता है। तो करंट फ्लो होने के लिए पाथ का कंटिन्यूस होना, मतलब पाथ कंटिन्यू में होना बहुत ज़रूरी होता है। और कहीं पे भी डिसकंटिन्यू दिखाई दे रहा है, कहीं पे पाथ ब्रोकन दिखाई दे रहा है, डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कहीं पे भी ब्रोकन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये हमारे हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। और कब करंट फ्लो होगा, कब नहीं होगा, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। नाउ वी विल ट्राई टू नो मोर अबाउट द व्हाट। नाउ वी विल ट्राई टू नो अबाउट, so what is the definition of electric current? I said how many charges are flowing, okay, in given time। इसे मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एक जगह पर, ठीक है, एक वायर में से एक पर्टिकुलर रीजन में फ्लो होंगे, उसी को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस का फ्लो होता है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हो या नेगेटिव चार्जेस हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री होते हैं मेटल्स के अंदर। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। जिस वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज करता है। नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछता है कि नेम द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो हम उसे एक वर्ड में लिख सकते हैं, एमीटर। ओके, एमीटर इज द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो हम एमीटर को कैसे जोड़ते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल
एमीटर को कैसे जोड़ा जाए इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो हमें सीरीज में जोड़ना पड़ता है। सीरीज का कनेक्शन मतलब होता है कि आप एंड टू एंड जोड़ दो, ठीक है, एक एंड ऑफ एमीटर एक वायर के एंड पर और एक एंड ऑफ एमीटर को और एक के एंड पर। तो इस तरह से हम कहीं पे भी सर्किट में सीरीज कनेक्शन में एक ही रास्ता होता है, एक ही रास्ते से करंट पास होने की वजह से वी कैन जॉइन इट एनीवेयर इन द होल सर्किट। तो ये आपको समझ में रहना होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, हाउ मच इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो हमको कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बताता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए कई बार एग्जाम में बोलता है। सो वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन अ गिवन टाइम। तो ये थोड़े बहुत हमने इलेक्ट्रिसिटी पर या इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है, मान लो कि आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, देयर इज वन चार्ज एंड दिस चार्ज इधर इट में बी इलेक्ट्रॉन और इट में बी एनी पॉजिटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं फोर्स लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग फोर्स लगाऊंगा। जब भी मैं सब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, वो अपना पोजीशन चेंज कर देगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो अपना पोजीशन चेंज कर देगा। इसे हम क्या बोलेंगे, सो वी कॉल दिस एज अ व्हाट, ठीक है, वर्क डन। मैंने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब लूंगा तो मुझे वर्क डन मिलेगा। तो हमें काम करना पड़ रहा है। कब काम किया जाएगा, जब मैं उस पर फोर्स लगाता हूँ और वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, तो तब ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे मैंने काम किया है, मैंने उसे फोर्स लगाया है और वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब मैंने उस पर काम किया है। सो दिस इज व्हाट इज वी से वर्क डन। तो अब मेरे पास एक बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन को जो मूव करने का प्रोसेस है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये जो चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल क्यू चार्ज मैंने मान लिया, क्यू चार्जेस को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इसी को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मतलब एक चार्ज को मूव करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, वो कितना वर्क करना पड़ता है, ये जो होता है ना, तो इस कैलकुलेशन को मैं बोलूंगा वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है, कितना काम किया गया एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, तो उसे ही मैं बोलूंगा वोल्टेज। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम बोलते हैं कि पानी हमने एक ओवर टैंक में स्टोर किया हुआ है और वहां से पानी अपने आप आएगा, हम बिना एनर्जी सप्लाई किए, लेकिन क्यों वो एक हाइट पे रखने के बाद अपने आप फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसका एक पोटेंशियल होता है। तो ये पोटेंशियल किस वजह से क्रिएट हुआ है, ये पोटेंशियल हाइट की वजह से क्रिएट हुआ है, ठीक है। मतलब एक हाइट पे हम अगर वाटर को स्टोर करके रख देंगे तो वाटर वहां से फ्लो होने लगेगा, तो इसी को हम बोलेंगे व्हाट वी कॉल इट एज, ठीक है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, एक हाइट एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है फ्लोइंग वाटर के लिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, सो वी हैव व्हाट, सो जहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ से कम चार्जेस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, प्रोवाइडेड दैट इनके बीच में कनेक्शन है एक मेटेलिक वायर के साथ। तो यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट लिखो, कई बार पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है, वो क्या होता है, सो वी कॉल इट एज वोल्ट। तो हम जो मेजर करते हैं एसआई यूनिट के अंदर ठीक है, एसआई यूनिट के अंदर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर, तो हम बोलते हैं कि वोल्ट इज एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज। और एक यूनिट होता है, ठीक है, सो जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल कुलम के लिए यूनिट लिखो, तो कुलम के लिए यूनिट लिखना होता है, ठीक है, कुलम बोल के खुद का यूनिट है, किसका यूनिट है, तो इट इज़ अ यूनिट ऑफ व्हाट, चार्जेस। चार्जेस का यूनिट लिखो अगर कहा जाए तो यू हैव टू राइट द लाइक कुलम। तो इसी तरीके से वोल्टेज को हमने क्या डिफाइन किया था, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज जब हम लिखेंगे, तो वर्क डन को हम लोग मेजर करते हैं जूल्स के अंदर और चार्ज को मेजर करते हैं कुलम्स के अंदर, ठीक है, जूल्स पर कुलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कुलम। तो ये होता है बेसिकली 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का स्टेटमेंट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब कहा जा सकता है, जब हम एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि नहीं वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्टेज।
तो मैंने बता दिया है कि कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं वोल्टेज के लिए, वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। दो पॉइंट्स, अगर आप दो पॉइंट्स पे कनेक्ट कर देते हो, तो इसको कनेक्शन देने के लिए हमको पैरेलल कनेक्शन यूज़ करना पड़ता है बेसिकली। सो वी यूज़ दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज प्रोवाइडेड टू कनेक्ट वोल्ट मीटर, पैरेलल कनेक्शंस। कई बार पूछता है कि क्यों पैरेलल ही कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, वोल्ट मीटर को क्यों पैरेलल कनेक्शन देना चाहिए, हम सीरीज क्यों नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली अराइज होते हैं। इसके बारे में हाउ एंड वाई आप थोड़ा बहुत इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड मोर अबाउट द व्हाट सम डिवाइसेस नीड अ वेरी लो रेसिस्टेंस एंड सम डिवाइसेस नीड मोर रेसिस्टेंस। तो इसीलिए हमारा जो वैल्यू होता है सो वो चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी वजह से भी हम सीरीज़ या पैरेलल को सोचकर कनेक्ट करना होता है। बट वोल्ट मीटर का हम बेसिकली कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्शन देंगे। क्यों बोल के एक क्वेश्चन अराइज होता है जिस जो मैं असाइनमेंट टाइप में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो यू फाइंड इट आउट, सो व्हाट विल बी द रीज़न, ओके, तो कनेक्टेड इन पैरेलल बोल के आप फाइंड आउट करो, ठीक है। और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक होम इलेक्ट्रिक सर्किट हम जब पढ़ते हैं तो तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सो दैट ऑल नीड्स वी नीड टू एनालाइज एंड लर्न अबाउट दिस। तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। सो ओम्स लॉ। तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या बोलता है, हमारे पास हमने दो क्वांटिटी सीखी अब तक, एक होता है करंट और एक होता है वोल्टेज। तो ये जो करंट है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या है, ये जो रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है हमको, दिस रिलेशन इज गिवन बाय द ओम्स लॉ। ये जो रिलेशन बन रहा है वोल्टेज और करंट का रिलेशन, ठीक है। करंट कब फ्लो होगा, अगर मैं आपको एक वायर दे दूं तो करंट अपने आप तो फ्लो नहीं होगा। सो इट देयर शुड बी समथिंग प्रोवाइडेड टू दिस वायर, so that is voltage. Voltage should be given to this wire, then only what happens, there is a flow of current. तो इसीलिए करंट फ्लो होने के लिए वोल्टेज देना बहुत जरूरी होता है। तो अब मैं कितना वोल्टेज देने पे कितना करंट इंक्रीज हो सकता है, यही रिलेशन का नाम है ओम्स लॉ। जो रिलेशन हमको, जो लॉ हमको रिलेशन प्रोवाइड कर सकता है वोल्टेज और करंट के बीच में, वही लॉ का नाम है ओम्स लॉ। सो व्हाट इज ओम्स लॉ, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो कितना करंट चेंज हो रहा है, हाउ मच करंट इज चेंज्ड व्हेन आई चेंज द वोल्टेज। जब मैं वोल्टेज चेंज करते जाता हूँ, बैटरी, ठीक है, पहले मैंने 1 वोल्ट वाला बैटरी लगाया, बाद में 2 वोल्ट वाला कनेक्ट कर रहा हूँ, बाद में 3 वोल्ट वाला कनेक्शन दे रहा हूँ, तो कितना करंट चेंजेस मुझे दिख रहा है एम मीटर के अंदर रीडिंग्स में। एम मीटर के रीडिंग में कितने करंट चेंजेस दिखाई दे रहा है, वो अगर 1 वोल्ट हो तो कितना होगा। तो ये क्या हो जाएगा कि ये लीनियरली इंक्रीज होगा। लीनियरली इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने वोल्टेज इंक्रीज किया, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होते जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ का इक्वेशन। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं वी इज, ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसे ही हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे तो हो जाएगा इक्वेशन वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, हमारा इक्वेशन बन चुका है। अब आर क्या होता है, हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे आर लिखा है, तो आर इज इक्वल टू व्हाट, वी बाई आई। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन द ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये ओम्स लॉ का इक्वेशन हो चुका है। तो लीनियर वेरिएशन हम देख रहे हैं, लीनियर वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ करंट, ठीक है। जैसे से वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, करंट भी इंक्रीज होते जाएगा, तो हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा ग्राफ के अंदर। तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है ग्राफ के अंदर। तो दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ, दैट वॉट एवर इट इज देयर। एंड रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अब मान लेते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। हमने बोला है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल कर रेसिस्टेंस लिख रहे हैं। तो रेसिस्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस एक अपोजिशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ फ्लो होना चाहते हैं लेकिन उनको जो रुकावट बन रहा है, ठीक है, आगे फ्लो होने के लिए, वही रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस का बेसिकली हम डेफिनेशन लिखते हैं, resistance is the opposition to the flow of charges in any conductor, that is called resistance। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर लेंथ हम बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एरिया अगर घटा देते हैं तो, ठीक है, एरिया घट रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। so this is what the basically the relation of resistance, r is direct proportional to l by a, हम रिलेशन लिखते हैं r is direct proportional to l by a। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालकर हम और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम रो। रो का मतलब होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यूजुअली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव, ओके। सो हमारा रिलेशन बन जाता है आर इज इक्वल टू रो इन टू एल डिवाइड बाई ए। तो ये हमारा रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए।
सो ये बेसिकली हमारा एक रिलेशन है. सो एंड we come to know that. So what is resistivity, what is a specific resistance या resistivity is the resistance. resistivity ही resistance है कब, जब हमारा जो रेसिस्टर का लेंथ होता है that is 1 मीटर एंड एरिया इज what 1 मीटर स्क्वायर. जब हमारे इक्वेशन में हम लोग L और A 1 बन जाता है तभी रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस इक्वल होते हैं. तो ये आपको बताना है. यूजुअली रियोस्टेट एक बोल के डिवाइस होता है, ठीक है. So it is called as variable resistance also. So rheostat बोल के हम डिवाइस यूज करते हैं कई बार. So these all things you should need to see. अब रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो वो इंसुलेटर्स में कंसिडर किए जाएंगे. अगर रेसिस्टेंस कम हो तो दोज आर गुड कंडक्टर्स. ठीक है. या जिसकी रेसिस्टिविटी वैल्यू पे भी हम देखते हैं कई बार हमारे बुक्स में रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है. सो डिपेंडिंग ऑन द रेसिस्टिविटी वैल्यू वी विल ट्राई टू एनालाइज दैट हाउ मच इज द रेसिस्टेंस और हाउ मच इज द रेसिस्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग्स. तो हम ये सभी हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ गिवन मटेरियल, ठीक है, अच्छा कंडक्टर है या इंसुलेटर है. कंडक्टर क्या होता है? जो अपने अपने में करंट को फ्लो करने के लिए अलो करेगा उसे बोलते हैं कंडक्टर. ठीक है. कोई मटेरियल अगर अपने में करंट को इजीली फ्लो करने के लिए अलो करता है क्योंकि ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम अच्छा कंडक्टर बुलाते हैं. सो व्हाट इज इंसुलेटर्स? जो मटेरियल, ठीक है, करंट को अलो नहीं करेगा आसानी से फ्लो होने के लिए. अगर हम वोल्टेज दे भी रहे हैं तो वो ज़्यादा वोल्टेज क्या होगा, पहले तो स्टार्टिंग में वो वोल्टेज यूज़ होगा पूरे इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में, तो वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए. तो इसीलिए ऐसे मटेरियल्स को हम बोलेंगे इंसुलेटर्स. ठीक है. इसमें रेसिस्टिविटी का वैल्यू बहुत क्या होता है, हाई होता है. सो दैट वी विल सी इन दिस टेबल और कॉलम्स. दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज कनेक्शन होते हैं और एक पैरेलल कनेक्शन होता है. सीरीज कनेक्शन बेसिकली क्या होता है? सीरीज कनेक्शन बेसिकली ये होता है कि हमने एंड टू एंड कनेक्शन दिया हुआ है, मतलब एक रेसिस्टर को दूसरे रेसिस्टर से एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ है, इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है. अब ये जो कनेक्शन है एंड टू एंड, मतलब एक एंड और दूसरे वाले का और एक एंड हमने जोड़ दिया है. ठीक है. एक ही बार कनेक्शन हो रहा है. एक कॉमन पॉइंट हम देख सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन के अंदर. ठीक है. ये रेसिस्टर्स में हम एंड टू एंड कनेक्शन दे रहे हैं. ठीक है. तब वो हम बोलेंगे सीरीज. मतलब अब जब एक ही पाथ हो अगर, तो सेम करंट फ्लो होता है पूरे सर्किट के अंदर, तो इसे हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन. ठीक है. हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं रेसिस्टर्स को कि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो दोनों रेसिस्टर में से, तो होता है सीरीज कनेक्शन. लेकिन पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? अगर हम रेसिस्टर्स को इस तरह कनेक्ट कर दें कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे और करंट अलग अलग फ्लो होंगे. ठीक है. एक में करंट I1 हो सकता है, दूसरे में करंट I2 हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में अगर दोनों के एंड्स पे अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. तो पोटेंशियल मेंटेन्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दीज टू वायर्स इज व्हाट, और दीज टू रेसिस्टर्स इज व्हाट, सेम. तब हम बोलते हैं कि पैरेलल कनेक्शन है. दो रेसिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे क्या होगा कि सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, उसे हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शंस. तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का डिफरेंस. एंड हम और एक अफेक्ट ऑफ करंट के बारे में सीखेंगे. ये अफेक्ट का नाम है, ठीक है, हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. करंट के कई इफेक्ट्स हो सकते हैं. हीटिंग अफेक्ट हो सकता है, केमिकल अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, और मैग्नेटिक अफेक्ट हो सकता है. तो इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है. तो हीटिंग अफेक्ट किस वजह से होता है? बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता होता है जिसमें से करंट फ्लो होने वाला है. तो ये जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसका थोड़ा सा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, फ्लो करने में यूटिलाइज हो रहा है. ठीक है. या मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में यूज हो रहा है. एंड थोड़ा सा एनर्जी किस में यूज हो जाएगा, हीट करने के लिए, मटेरियल्स को हीट करने के लिए भी, मतलब ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डिसिपिएट होता है हीट के फॉर्म में. ओके. अब मैं एक सर्किट में अगर मैं कौन सा कंपोनेंट यूज करूँ तो हीटिंग अफेक्ट हो सकता है. तो रेसिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है. ठीक है. रेसिस्टर क्या बढ़ा देगा, रेसिस्टेंस बढ़ा देगा. ठीक है. कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट का. तो अभी बेसिकली व्हाट इज प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, जिसको समझने के लिए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट को समझना बहुत जरूरी है. प्योरली रेसिस्टिव सर्किट क्या होता है? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का मतलब होता है कि मैंने एक ऐसा सर्किट बनाया है, ठीक है, जिसमें मैंने रेसिस्टर को कनेक्ट करूंगा बैटरी के साथ. एक बैटरी के एंड्स पर मैंने रेसिस्टर का कनेक्शन दे दिया है. ठीक है. एज ए रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, देन इट इज कॉल्ड एज प्योरली
रेसिस्टिव सर्किट मतलब मैंने दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज नहीं किए, वायर्स विथ और एक कनेक्शन दिया हूँ रेसिस्टर को, तो तब क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होने लगेगा, ठीक है। उसे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के अंदर हीटिंग इफेक्ट देखा जा सकता है, ठीक है। सो देन वी हैव व्हाट वी कैन हैव, तो अब मुझे पता करना है कि नहीं किस फैक्टर के ऊपर ये जो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा डिपेंड करता है। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि मैं कुछ करंट सप्लाई कर रहा हूँ, 5 एम्पियर करंट सप्लाई कर रहा हूँ, एक एक वायर की कैपेसिटी है कि 5 एम्पियर करंट उसमें से हम फ्लो कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि 25 एम्पियर्स अगर सप्लाई करता हूँ, 5 स्क्वायर मतलब 25 एम्पियर अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ आई स्क्वायर टाइप में, ठीक है। अगर मैं आई स्क्वायर टाइप उतना करंट उसमें फ्लो करूंगा तो जो भी एनर्जी रहेगा वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका आपका जो डिवाइस है, आपका जो कंपोनेंट है रेसिस्टर वाला, वो हीट होने लगेगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो भी हीटिंग इफेक्ट हम देख सकते हैं। और कोई भी डिवाइस ले लो, फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल यूज कर रहे हो बहुत ज़्यादा देर तक, नियरली अबाउट 12 आवर्स, देन योर मोबाइल विल गेट हीट, ठीक है। थोड़ा तो थोड़ा हीट हो ही जाएगा, कितना अच्छा डिवाइस हो तो भी, या कोई भी डिवाइस हो जाए तो थोड़ा थोड़ा वार्म हो ही जाएगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट किस लिए हो रहा है, टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करोगे तो हीटिंग देख सकते हैं। तो इसलिए एक एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है, हम बताते हैं कि कितना हीट रिलीज हो रहा है, कितना हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करने वाला है, वो डिपेंड करने वाला है स्क्वायर ऑफ द करंट के ऊपर। स्क्वायर ऑफ द करंट मतलब 5 एम्पियर सप्लाई करना था लेकिन हम कितना कर रहे हैं, 25 एम्पियर सप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द करंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और कितनी देर तक वो डिवाइस यूज किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक इक्वेशन भी आता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इससे कई बार एग्जामिनर पूछता है कि नहीं स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आपको बोलना है हीट डिसिपेटेड इन एनी डिवाइस और इन एनी रेसिस्टर और इन एनी वायर इज इक्वल टू द व्हाट, square of the current is direct proportional to the square of the current is direct proportional to the resistance is direct proportional to the amount of time it is utilized। तो ये आपको बताना है, ठीक है। इतना अगर आप बता दोगे तो it is like what you know, your equation is or your understanding about the Joule's law of heating is very clear। तो और थोड़े टर्म्स आ जाते हैं एट द एंड ऑफ द टॉपिक। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहाँ पे होता है। तो हमारे जो हीटिंग डिवाइसेस काम कर रहे हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरे डिवाइसेस बोल सकते हैं जैसे कि हम मिक्सर या टोस्टर वो सभी यूज़ करते हैं, जो कि ब्रेड गर्म करने के लिए टोस्टर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वाला। तो वो भी किस पे काम करेगा, वो भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करेगा। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज़ करके ही वो क्या करते हैं, हम ब्रेड गर्म कर पाते हैं, या एक अगर कपड़े को आयन करना है, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हो उस डिवाइस के अंदर। तो कई डिवाइसेस ऐसे वर्क करते हैं, जैसे कि बल्ब ग्लो होने वाला। सो बल्ब ग्लो कैसे हो पाता है, तो बल्ब ग्लो हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ यूटिलाइजिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब भी एक एग्जांपल है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए। कैसे, फॉर एग्जांपल हम एक उसमें एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है जो कि टंगस्टन से बना हुआ है, जो कि 3380 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो भी वो क्या नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। तो जब भी ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो रेड हॉट हो जाएगा। रेड हॉट जब हो जाएगा तब इसके अंदर एक गैस भरा हुआ होता है, उस गैस का नाम है एर्गॉन। तो एर्गॉन वाले गैस जाकर इस फिलामेंट से जब टकराएंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा, और वो एकदम से, ठीक है, एक दूसरे से टकराने की वजह से देयर इज ए स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड, एंड एकदम से वो क्या हो जाएगा, ग्लो होने लगेगा। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये भी हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से हम बात कर रहे थे। और अभी एक एप्लीकेशन होता है फ्यूज़, सो मेल्टिंग ऑफ फ्यूज़, मतलब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, तो जिससे सर्किट डिसकंटिन्यू होने की वजह से करंट घर में नहीं आ पाएगा एंड सर्किट ब्रेक हो चुका है, तो इसकी वजह से सो वो हमारे सभी जो घर में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है या कंपोनेंट्स को है प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट एज वेल एज ओवरलोडिंग इन एनी डोमेस्टिक होम सर्किट्स। तो हमें फ्यूज़ डिसाइड करना होता है कि हमारा जो वायर का रेटिंग होता है, तो हमें अलग अलग रेटिंग के फ्यूज़र्स मिल जाते हैं, जैसे कि 5 एम्पियर्स। अगर मान लो कि हमें करंट फ्लो करना है सिर्फ 4.6 एम्पियर के आसपास, तो हमें चूज़ करना होता है फ्यूज़ ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। मतलब फ्यूज़ का जो मेल्टिंग होता है उसका करंट डिसाइड होता है, ठीक है, रेटिंग के हिसाब से हम फ्यूज़ चूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ क्या होता है, बेसिकली इट विल प्रोटेक्ट द होल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड ऑल दीज थिंग्स।
सो एक शॉर्ट सर्किट बोल के एक वर्ड होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाए तो उसे हम शॉर्ट सर्किट बुलाते हैं। और एक होता है कि ओवरलोडिंग क्या होता है, मतलब मान लो कि आपके पास एक ठीक है सॉकेट है, और सॉकेट में आपने बहुत सारे डिवाइसेस वर्किंग में लगा दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो एकदम से करंट ज़्यादा फ्लो होगा उसी जगह पर, तो इस वजह से एकदम उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, फायर फायर कॉज होने के लिए। ओवरलोड मतलब क्या है कि हमने ज़्यादा लोड बढ़ा दिया उस पर्टिकुलर सॉकेट का, जिसकी वजह से हीटिंग अफेक्ट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट वी कैन स्टडी इन द व्हाट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर। तो हम ये सभी पढ़ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द क्विक समरी ऑफ दिस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो और थोड़े टर्म्स होते हैं जैसे कि पावर क्या होता है, सो व्हाट इज पावर। तो कितना वर्क किया गया गिवन टाइम के अंदर उसे पावर बुलाते हैं, या कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया गया गिवन टाइम के अंदर उसे पावर बुलाते हैं। सो हाउ मच वर्क इज डन इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड एज पावर। और हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं हम कितना टाइम के अंदर, अगर अगर आपको कुछ टाइम दिया गया है आप कितना काम कर पा रहे हो, तो वो आपका डिसाइड करेगा कि आपका पावर कितना है। तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया एक गिवन टाइम के अंदर, वो भी हमको पावर ही देता है, ठीक है। पावर के तीन फॉर्मूलाज होते हैं। पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। और एक फार्मूला होता है, ठीक है, P इज इक्वल टू, अब V इंटू आई तो हमने देख लिया है, तो V का वाई वैल्यू हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है। देन P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। इस तरह के अलग अलग फार्मूलाज हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सम फार्मूलाज ऑफ पावर। फार्मूला पावर का एक ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इज व्हाट, ओके। जैसे यूनिट इज वाट, WATT, वैट बोल के भी बुलाते हैं थोड़े लोग, प्रोनाउंसिएशन डिपेंड्स। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसे यूनिट लिखो, वाट आवर बोल के आ रहा है तो वाट आवर आपको लिखना है, ठीक है। और कमर्शियल यूनिट पूछता है कि एक बार किलोवाट आवर बोल के लिख दो। तो दिस इज ऑल बेसिकली अबाउट द यूनिट्स ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, so how much power is supplied in a given, or how much power is consumed in a given time is called as, okay, that will give us the value of electrical energy, so in order to calculate। तो ये हो गया पूरा summary about the whole topic in a very less time। so if you have any queries or any doubts you can ask us, or you can write a review on this, so that we can make effective videos after that, and hope our communication of the about the subject matter will be very good in the coming time। so और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आए हैं, और हम अपना पूरा ट्राई करेंगे कि नहीं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और पढ़ने पे ये करें। ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क टू अस फ्रीली एट एनी टाइम्स। थैंक यू, वेलकम टू दिस चैनल, एंड होप योर डे इज़ गुड।